पढ़ा था। कल हम लोगों ने बताया था कि जब कोई भी एक बड़ा स्टार, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी कोई बड़ा स्टार, एक बड़ा स्टार जब उसकी डेथ होती है, यानी कि वो जब खत्म होता है, जब उसके उसके उसका लाइफ, उसका जीवन समाप्त होता है, तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। और ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद दो चीजें बनती हैं, ठीक है, दो चीजें बनती हैं। एक बनता है आपका न्यूट्रॉन स्टार और न्यूट्रॉन तारा, और एक चीज बनती है आपका ब्लैक होल। तो कल ये सब बातें हम लोग कर रहे थे, खूब अच्छे से हमने इस सब चीज को समझा था कि ये सुपरनोवा ब्लास्ट क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि ब्लैक होल जो है वो इस ब्रह्मांड का एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। ये इतना ज्यादा इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है कि ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, उसको परावर्तित नहीं करता है। इसी वजह से वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और यही वजह है कि आज तक 2019 तक किसी ने भी ब्लैक होल को देखा नहीं था, क्योंकि उसका कोई चित्र नहीं उतार पाया था। लेकिन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क ने ब्लैक होल की पहली इमेज तैयार करी, और ये जो इमेज थी, ये एक गैलेक्सी थी जिसका नाम M87 नाम की गैलेक्सी था। उस M87 नाम की गैलेक्सी के मध्य में इस ब्लैक होल की खोज की गई। तो जब पहली बार 2019 में इस ब्लैक होल को खोजा गया, इस ब्लैक होल को देखा गया, तो पूरी दुनिया ने, पूरी मानवता ने इस ब्लैक होल को जब देखा, तो पूरी दुनिया ही समझ लीजिए कि बदल गई। और फाइनली जो है दो लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। एक का नाम, इनफैक्ट तीन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। एक का नाम था रोजर पेनरोज। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार ब्लैक होल कैसा दिखता है ये बताया था। तो रोजर पेनरोज को नोबेल प्राइज दिया गया किस चीज के लिए, कि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ब्लैक होल कैसा दिखता है। तो एग्जैक्टली ब्लैक होल वैसा ही दिखा 2019 के पिक्चर में। 2019 में जो पिक्चर M87 ब्लैक होल की ली गई, उसमें ब्लैक होल वैसा ही दिखा जैसा रोजर पेनरोज 20 से 25 साल पहले जो है बता चुके थे। तो जब रोजर पेनरोज की बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि हाँ वाकई में रोजर पेनरोज जैसा बताते थे वैसा ही ब्लैक होल होता है, तो इसी वजह से इनको सम्मान दिया गया और इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बाकी दो और लोगों को नोबेल प्राइज मिला इसी 2020 में, ठीक है। रेनहेंड गेंजल को मिला, एंड्रिया गेज को मिला। रेनहेंड गेंजल और एंड्रिया गेज ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि हर गैलेक्सी, यानी जो भी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में मौजूद है, उन गैलेक्सी के मध्य में एक ब्लैक होल जरूर मौजूद होता है। तो जब M87 ब्लैक होल की खोज हुई तो एक गैलेक्सी के मध्य में हुई, तो इस बात का भी कंफर्मेशन हो गया कि गैलेक्सियों के मध्य में, यानी जो आकाश गंगाएं होती हैं जिनमें अरबों तारे होते हैं, उन अरबों तारों की गैलेक्सी के मध्य में ब्लैक होल मौजूद होता है। तो ये बात भी कंफर्म हो गई, ये बात भी स्थापित हो गई। तो इस बात को पहले बताया था रेनहेंड गेंजल और एंड्रिया गेज ने। तो ये बात जब सत्यापित हो गई एक तरीके से, पूरी तरह से मान लिया गया कि हाँ वाकई में ये बात सही है, क्योंकि 2019 में जो ब्लैक होल खोजा गया था M87, वो M87 ब्लैक होल जो है M87 ब्लैक गैलेक्सी के मध्य में ही था। तो जब इस बात का कंफर्मेशन मिल गया, सबूत मिल गया, तो रेनहेंड गेंजल और एंड्रिया गेज को भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो कुल मिलाकर 2019 में जो पहली बार मानवता ने ब्लैक होल देखा, ठीक है, ब्लैक होल की तस्वीर ली, उसकी वजह से एक बात कंफर्म हो गई कि ब्लैक होल होता है, ठीक है, ब्लैक होल होता है, और ब्लैक होल किसी भी गैलेक्सी के मध्य में होता है, ठीक है, मध्य में होता है। ये दोनों बात जब स्थापित हो गई, तो उन्हीं की स्थापित होने की वजह से रोजर पेनरोज और रेनहेंड गेंजल और एंड्रिया गेज को नोबेल प्राइज 2020 का दिया गया। तो होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये जो तीन लोग हैं इनकी क्या उपलब्धि थी जिसकी वजह से 2020 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन तीनों लोगों को दिया गया। तो जल्दी से लिख लीजिए कि रोजर पेनरोज को 2000, रोजर पेनरोज, ठीक है, रोजर पेनरोज को 2020 का नोबेल प्राइज, रोजर पेनरोज, तो रोजर पेनरोज को 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोजर पेनरोज को 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल को सटीकता से, ब्लैक होल को सटीकता से बताया था कि आखिर ब्लैक होल कैसा दिखता है। क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल को सटीकता से बताया था कि आखिर ब्लैक होल कैसा दिखता है, ब्लैक होल कैसा दिखता है। रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि इन्होंने बताया था कि हर गैलेक्सी के मध्य में ब्लैक होल मौजूद होते हैं, गैलेक्सी के मध्य में ब्लैक होल मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल की इमेज आप लोगों ने कल देखी थी ना, ऐसी इमेज दिखाई पड़ती है ब्लैक होल की। और ब्लैक होल को अगर हम ऐसे देखें तो बच्चों ब्लैक होल जो होता है उसके ये जो किनारे किनारे आपको पीले कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पीले कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे एक्रीशन डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रीशन डिस्क कहा जाता है, इसे एक्रीशन डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो ये जो किनारे वाला भाग आपको येलो कलर का, रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, जो ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता रहता है, ये एक्रीशन डिस्क कहलाता है। और ये असल में होता क्या है कि प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ये एक तरीके का प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया था कि प्लाज्मा असल में क्या होता है। प्लाज्मा असल में जब कोई भी पदार्थ
पदार्थ जो है वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, या तो ठोस होता है, या तो तरल होता है, या तो गैस होता है, इतना आपको पता है। लेकिन एक चौथी अवस्था भी किसी भी पदार्थ की हो सकती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें जो है वो पदार्थ अपने आयन के रूप में बदल जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल में बदल जाता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल में बदल जाता है, यानी उनके अंदर से एटम, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो ऐसे जो मटेरियल होता है पदार्थ का, मतलब आप अपनी इसमें समझें इसको, ये पदार्थ का चौथा रूप होता है। तो पदार्थ जब अपने चौथे रूप प्लाज्मा में बदल जाता है, तो एग्जैक्टली यही प्लाज्मा जो है, यही प्लाज्मा इस ब्लैक होल के चारों तरफ आपको घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक्जैक्टली एक्रीशन डिस्क क्या है बच्चों? ये जो किनारे किनारे आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, येलो और रेड कलर का जो ये घूमता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। और ये किससे बनती है? पदार्थ के चौथे प्रकार से, जिसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक बाउंड्री होती है बच्चों, जहां पर ये बाउंड्री, ये जो किनारे वाला भाग है, एक बाउंड्री है एक्रीशन डिस्क और ब्लैक होल के बीच में। तो एक्रीशन डिस्क ये हो गई, और साथ ही साथ ब्लैक होल ये हो गया। इस पे एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है, इसे बोलते हैं इवेंट होराइजन। क्या बोलते हैं इसे? इवेंट होराइजन, इसे कहा जाता है इवेंट होराइजन कहा जाता है। और ये जो इवेंट होराइजन होता है, एक ऐसी प्लेस होती है ब्लैक होल की, ऐसी प्लेस होती है कि एक बार अगर आप इवेंट होराइजन में प्रवेश कर गए, ठीक है, एक बार इवेंट होराइजन में अगर आप प्रवेश कर गए, इवेंट होराइजन को आप पार कर गए, तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। फिर आप क्या होगा? ब्लैक होल के अंदर ही समा जाएंगे। ठीक है, तो इवेंट होराइजन क्या है? एक ऐसी बाउंड्री है, एक ऐसी सीमा है, ठीक है, एक ऐसी सीमा है जहां पर आप एक बार चले जाने, यानी इस इवेंट होराइजन को आपने पार कर लिया, तो इसके बाद आप ब्लैक होल के अंदर ही समा जाएंगे, वापस जो है वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसे इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, इवेंट होराइजन क्या होती है? एक सीमा है, ठीक है, जिसके बाद एक सीमा है, जिसके बाद आप ठीक है, जिसके बाद मतलब जिसको पार करने के बाद, जिसके पार करने के बाद पदार्थ एवं प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो हो बच्चों, ये आपको ब्लैक होल समझ में आ गया होगा। ब्लैक होल ऐसा दिखता है, इसमें जो किनारे किनारे ये प्लाज्मा, ये येलो और रेड कलर में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं घूमते हुए, ये कहलाते हैं आपके एक्रीशन डिस्क, जो पदार्थ का चौथा रूप होती है, जिसमें प्लाज्मा के रूप में। और साथ ही साथ एक बाउंड्री आपको दिखती है ब्लैक होल और इस एक्रीशन डिस्क के पास, इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वह सीमा है जिसके पार करने के बाद कोई भी पदार्थ एवं प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर। ब्लैक होल का कोई कार्य नहीं है, ब्लैक होल एक चीज है जो कि इस ब्रह्मांड में पाई जाती है अमित गुप्ता भाई। और अमित गुप्ता भाई, पहले कल की क्लास आपने नहीं की थी, तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल हम लोगों ने खूब अच्छे से ब्लैक होल देखा था। जगदीश मेघावाल, बिल्कुल बात क्लियर। ये सोचा गया मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो अच्छा, जैसे ब्लैक होल, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ब्लैक होल में क्या होता है, तो सर हमें कुछ भी नहीं पता कि ब्लैक होल में क्या होता है। ठीक है, ब्लैक होल में क्या होता है ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता होता ब्लैक होल में क्या होता है। ये माना जाता है कि ब्लैक होल में अगर आप चले जाएंगे, कोई भी पदार्थ अगर एक बार चला जाता है तो ये वापस नहीं आ पाता है। और माना जाता है एक ट्यूब होती है, उसके जरिए कोई भी पदार्थ जो इधर से जाता है वो दूसरी तरफ से निकल जाता है। ऐसा थ्योरेटिकल है, किसी ने देखा नहीं है आज तक, जाना नहीं है, तो किसी ने ना देखा है ना किसी ने जाना है। ठीक है, बस एक थ्योरी है, एक परिकल्पना है कि ऐसा होता होगा कि जो पदार्थ, ठीक है, जो भी पदार्थ या जो भी प्रकाश, जो भी चीजें हैं, वो एक बार जब ब्लैक होल में जाती हैं, तो ब्लैक होल में जाने के बाद एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से गुजरती हैं और दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। तो क्योंकि यहां पे पदार्थ जाता है, प्रकाश जाता है, लेकिन वापस नहीं आता, तो ये एरिया ब्लैक हो जाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल, क्योंकि एक बार इस होल के अंदर कोई भी चीज चली गई तो वापस नहीं आ पाती, प्रकाश भी नहीं वापस आ पाता, इसी वजह से ये ब्लैक दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन सारा पदार्थ, सारा प्रकाश माना जाता है एक ट्यूब के जरिए बाहर निकलता है, और जब यहां से सारा प्रकाश, सारा पदार्थ बाहर निकलता होगा, तो ये माना जाता है कि ये एरिया काफी चमकदार होता होगा, काफी विजिबल होता होगा, काफी लाइटनिंग वाला होता होगा, क्योंकि यहीं से सारा प्रकाश, सारा पदार्थ बाहर निकल रहा है। और इसे माना जाता है, इसे कहा जाता है व्हाइट होल कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? व्हाइट होल कहा जाता है, या फिर इसे सफेद होल के नाम से जाना जाता है। तो एक होता है ब्लैक होल, ठीक है, और एक होता है व्हाइट होल। ठीक है, व्हाइट होल भी कहा जाता है। तो व्हाइट होल भी होते होंगे ऐसा माना जाता है, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा तो मैंने सोचा आपको जवाब दे दूं। तो माना जाता है ऐसे होल होते होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने देखा नहीं है। ब्लैक होल ही 2019 में देखा गया, तो व्हाइट होल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ब्लैक होल के अंदर सारे पदार्थ, सारा मैटर जाता है, और व्हाइट होल से, सफेद होल से बाहर निकल जाता है। और ये माना जाता है जिस ट्यूब के जरिए ये जाता है, ये जो ट्यूब आपको दिखाई पड़ रही है बच्चों, ये जो जिस ट्यूब के जरिए जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्म होल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्म होल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वर्म होल। तो ये हो जाता है ब्लैक होल, ये हो जाता है व्हाइट होल, और ये हो जाता है वर्म होल। तो क्योंकि आपने पूछा तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया। बाकी जो है वो जो बाकी क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, ना कोई गया है ना कोई जा सकता है, इंपॉसिबल है भी मानवता के लिए। तो अभी इसके बारे में बता पाना लगभग इंपॉसिबल है। तो जिनको लोगों को इंटरेस्ट होगा ये बना लीजिए, इधर ब्लैक होल, इधर व्हाइट होल, और बीच में वर्म होल। ठीक है, नहीं दूसरी तरफ निकलता है ना, दूसरी तरफ यानी कि दूसरे सेक्शन की तरफ निकलता है। ठीक है, बाहर नहीं निकलता, वापस नहीं जाता है, अंदर जाता है, अंदर जाकर वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो, तुम्हारे इंटरेस्ट की वजह से मैंने बता दिया, थोड़ी सी ज्यादा जानकारी दे दी। बाकी आपको ब्लैक होल के बारे में जितना बता दिया है उतना ही जानिए, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों अभी हाल में, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो है ये सोचा गया कि जब एक थ्योरी ये है कि जितने भी गैलेक्सी मौजूद है, अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर हमें गैलेक्सी ही नहीं पता है कि गैलेक्सी क्या होती है। तो बच्चों ये जो आपका
तारा है, ये जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है जिसके पास अपना एक प्रकाश होता है, उसे एक तारे की का नाम देते हैं। सूर्य के पास अपना प्रकाश है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होती है, संलयन अभिक्रिया होती है, तो इसके पास अपना प्रकाश है, तो सूर्य एक तारा है। समझ रहे बच्चों, सूर्य एक तारा है और हमारी पृथ्वी से कई 100 गुना ज्यादा, कई हजार गुना ज्यादा बड़ा है, तो ये एक तारा माना जाता है। और ऐसे अरबों तारे, ऐसे अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों जब तारे मिल जाते हैं, ठीक है, अरबों खरबों तारे, सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे जब मिल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और ऐसी हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सियां जब आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, मिल जाती हैं, तो उसे बोलते हैं गैलेक्सी क्लस्टर। क्या कहते हैं? गैलेक्सी क्लस्टर, ठीक है, गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। तो जब हजारों गैलेक्सियां मिल जाती, सोचो सूर्य कितना बड़ा है, तो सोचो सूर्य जैसे जब अरबों तारे मिलते हैं तब एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसे हजारों गैलेक्सी मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर बनाते हैं, और फिर ऐसे हजारों गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, फिर ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। तो ब्रह्मांड छोटी चीज नहीं है बच्चे, समझे? जो हम लोग इधर बौकाल मारते रहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हम कुछ नहीं है। ब्रह्मांड जरा सोच रहे हो तुम पृथ्वी के बराबर सोचो, एक पृथ्वी जैसा छोटा सा ग्रह जिसमें एक छोटे से देश, छोटे से भूभाग, देश के अंदर एक छोटे से स्टेट के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर एक छोटी सी मेज कुर्सी पर तुम बैठकर अपना भौकाल टाइट कर रहे हो। सोचो पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा है सूर्य, और उस सूर्य जैसे अरबों खरबों तारों से बनती है गैलेक्सी, फिर ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां मिलकर, हजारों गैलेक्सियां मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर, फिर ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर, फिर ऐसे सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनता है। सब कहां हैं आप? भौकाल बनाए रहते हैं, अरे हमको उसने देख लिया, हमको उसने छू लिया, हमको ऐसे उसने कर दिया, ये कर दिया, वो कर, कुछ नहीं सर, ईगो थोड़ा धीमे रखिए। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको, ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर। हाँ, यूनिवर्स एक्स और यूनिवर्स ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैं कह रहा था कि जैसा कि हमें पता चला कि हर गैलेक्सी के मध्य में, हमें इस बात का सबूत मिल गया कि हर गैलेक्सी के मध्य में क्या होता है? ब्लैक होल होता है। ये बात आपको पता चली, तभी तो हमने नोबेल प्राइज दिया। किसको नोबेल प्राइज दिया? नोबेल प्राइज हमने दिया उनको, ये रेनहेन गेंजल और एंड्रिया गेज को। किस लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? क्योंकि रेनहेन गेंजल और एंड्रिया गेज ने बताया था कि हर गैलेक्सी के मध्य में एक ब्लैक होल होता है। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, तो हमारा जो सूर्य है बच्चों, अरबों तारों में से एक तारा है, ठीक है, एक गैलेक्सी का भाग है जिसे बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी हमारा जो सूर्य है, जिस गैलेक्सी का भाग है, उसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। तो यह सोचा गया कि जब इस बात का हमें सबूत मिला कि हर गैलेक्सी के मध्य में एक ब्लैक होल होता है, तो हम जहां मौजूद हैं, यानी हमारा सूर्य जहां मौजूद है, जिस गैलेक्सी का भाग है, उसके मध्य में भी एक ब्लैक होल होना चाहिए। तो फिर वैज्ञानिकों ने अपना जो टेलीस्कोप था वो अपनी गैलेक्सी के मध्य में लगा दिया कि देखा जाए यहां पर भी कोई ब्लैक होल है कि नहीं है, मिल्की वे गैलेक्सी के मध्य में कोई ब्लैक होल है कि नहीं है। तो पता यह चला कि अभी एक नई खोज हुई है जिसमें यह ब्लैक होल की इमेज निकलकर सामने आई है। यह ब्लैक होल की इमेज जो है, यह ब्लैक होल जो आप देख रहे हैं बच्चों, इसका नाम है सैजिटेरियस ए। क्या बोला गया है? सैजिटेरियस, ठीक है, सैजिटेरियस ए कहा गया है। क्या कहा गया है? सैजिटेरियस ए कहा गया है। और ये जो सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल है, ये हमारी आकाश गंगा यानी हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है, जहां पर हम लोग मौजूद हैं, तो मिल्की वे के मध्य में है। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, उस मिल्की वे के मध्य में, ठीक है, जो ब्लैक होल अभी देखा गया है हाल फिलहाल में, उसे सैजिटेरियस ए नाम दिया गया और ये उसी की तस्वीर है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए कि हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, ठीक है, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, उसके मध्य में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क द्वारा, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा एक ब्लैक होल खोजा गया है, है जिसे सैजिटेरियस ए नाम दिया गया है, सैजिटेरियस ए नाम दिया गया है। सैजिटेरियस ए नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर है? ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। 100% ब्लैक होल के बारे में जो चीजें मैंने बताई, इवेंट होराइजन क्या है, ठीक है, एक्रीशन डिस्क क्या है, ठीक है, किसको नोबेल प्राइज दिया गया, हमारी जो गैलेक्सी है उसके मध्य में जिस ब्लैक होल को मैंने आपको बताया वो भी देख लिया आपने। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? जल्दी बताएं तो फिर आगे बढ़े हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए बच्चों, अब देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अपने एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट एस्ट्रोसैट। देखो बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट मैंने पहले भी बता दिया कि क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट एक ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी नजर हमेशा कहां पर होती है? ब्रह्मांड के रहस्यों पर होती है। ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी लेते हैं, वो ब्लैक होल के बारे में पता लगाते हैं, न्यूट्रॉन तारों के बारे में पता लगाते हैं, आकाश गंगाओं के बारे में पता लगाते हैं, तारों के बारे में पता लगाते हैं। तो ऐसे जो उपग्रह होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कि उन्हें बोला जाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह, या उसे बोला जाता है आपकी जो है वो
एक तरीके से कह सकते हैं आपके मतलब ये टेलीस्कोप्स टाइप के होते हैं जो कि लगातार आसमान में घूमते हुए ये तस्वीरें लेते हैं, ठीक है। तो भारत का जो पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट था उसका नाम था एस्ट्रोसैट। ये एस्ट्रोसैट 1515 किलोग्राम का था, ठीक है। और 28 सितंबर 2015 को, ठीक है, 2015 को लो अर्थ ऑर्बिट में 650 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि निम्न भूकक्षा में भेजा गया, ठीक है, निम्न भूकक्षा में भेजा गया। और इसे भेजा गया था बच्चों पीएसएलवी एक्सेल की मदद से। तो दुनिया भारत का पहला अंतरिक्षीय उपग्रह या खगोलीय उपग्रह या एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह, इसे खगोलीय उपग्रह भी कह सकते हैं। तो भारत का पहला खगोलीय उपग्रह जो कि खगोल अध्ययन करता है उसको जो है 2015 में भेजा गया, ठीक है, जिसका नाम था एस्ट्रोसैट, ठीक है। अब इसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी, बहुत सारी नई नई चीजें देखी, बहुत सारी नई नई बातें हमें बताई। क्या क्या नई नई बातें बताई उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए कि भारत का पहला खगोलीय उपग्रह, भारत का पहला खगोलीय उपग्रह, भारत का पहला खगोलीय उपग्रह एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट की मदद से, पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट की मदद से, पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट की मदद से 28 सितंबर 2015 को, 28 सितंबर 2015 को पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में, पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में, पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में लगभग 650 किलोमीटर, पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में 650 किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया, 650 किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया, जहां पर अध्ययन करते हुए, जहां पर अध्ययन करते हुए इसने बहुत सारे आंकड़े एकत्र किए, बहुत सारे आंकड़े एकत्र किए, बहुत सारे आंकड़े एकत्र किए। उनमें से मुख्य उपलब्धियां, उनमें से मुख्य आंकड़े तथा उपलब्धियां निम्न हैं, मुख्य आंकड़े तथा उपलब्धियां निम्न हैं। मतलब इसने जो आंकड़े इकट्ठा किए, इसने जो उपलब्धियां हासिल की वो निम्न है, मतलब कि अभी नीचे मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले एस्ट्रोसैट ने एक आकाशगंगा समूह को खोजा है, ठीक है। अभी हाल में मेरे प्यारे बच्चों ये सब रियल तस्वीरें तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं, ठीक है। तो पूरा रात भर मेहनत करता हूं, ठीक है, एक एक चीज को जो है आप लोगों के लिए रियल में अलग अलग वेबसाइट से उठाकर लाता हूं, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। और फिर आपको सुबह बताता हूं इन सब के बारे में। बाकी ना ये आपको किसी किताब में ना किसी नोट्स में, ठीक है, कहीं पर भी आपको ये अवेलेबल नहीं होगी। और ऐसा क्यों करता हूं मैं? क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सपने पूरे हो जाएं। तो आप लोग भी सिंसियरली जो है मेहनत किया कीजिए, ठीक है। जबरदस्ती कमेंट में ये वो इधर उधर कुछ मत करके दुनिया बाहर जो है फालतू समय मत खराब कीजिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, आप कीजिए कि मैं कैसे बता देता हूं चीजें आपको पता रही है। ये 3 गैलेक्सी आपको पता है ना, क्या बताया था मैंने कि गैलेक्सी क्या होती है? अरबों तारों का झुंड होती है, अरबों खरबों तारों का एक झुंड जो होती है, हमारे सूर्य जैसे अरबों खरबों तारों का एक झुंड होती है जिसे गैलेक्सी कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सियां जब मिल जाती हैं तो मैंने क्या बताया था? गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जब ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी क्लस्टर आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें सुपर क्लस्टर कहते हैं, ठीक है, यही बताया था ना अभी। तो यहां पर 3 गैलेक्सी क्लस्टर यानी बहुत सारे गैलेक्सियों का समूह, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सियों का समूह जिसे गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं, वो 3 गैलेक्सी क्लस्टर आपस में मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सिर्फ सुनते थे, लेकिन हमारा जो भारतीय एस्ट्रोसैट नाम का उपग्रह है उसने ये उपलब्धि हासिल करी कि 3 गैलेक्सी क्लस्टर को आपस में जुड़ते हुए, ठीक है, सुपर क्लस्टर बनाते हुए उसकी तस्वीरें लेने का काम किसने किया? हमारे एस्ट्रोसैट नाम के उपग्रह ने किया। तो इस गैलेक्सी क्लस्टर जो सुपर क्लस्टर बन रहा है, ये जो सुपर क्लस्टर बनता हुआ आप देख रहे हैं, ये सुपर क्लस्टर बच्चों इसका नाम दिया गया है एबल 2256। क्या नाम दिया गया है? एबल 2256। तो ये सुपर क्लस्टर बन रहा है, 3 गैलेक्सी क्लस्टर से मिलकर सुपर क्लस्टर एबल 2256 बन रहा है। तो नोट कर लीजिए कि एस्ट्रोसैट ने 3 गैलेक्सी क्लस्टर को, 3 गैलेक्सी क्लस्टर को आपस में मिलकर, 3 गैलेक्सी क्लस्टर को आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हुए, सुपर क्लस्टर बनाते हुए तस्वीरें खींची, सुपर क्लस्टर बनाते हुए तस्वीरें खींची। और इन सुपर क्लस्टर को इस सुपर क्लस्टर को एबल 2256 का नाम दिया गया, ठीक है, ठीक है। नहीं, 3 गैलेक्सी जरूरी नहीं होती मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब बड़े गैलेक्सी, मैंने क्या बताया इतना, मतलब तुम लोगों को नहीं समझ में आता, बड़े दुख होता है कि भैया मैंने बताया सूर्य एक तारा, सूर्य जैसे अरबों तारे गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी ऐसी बहुत सारी, ठीक है, लाखों गैलेक्सियां मिल जाएं तो गैलेक्सी क्लस्टर, फिर ऐसे कई गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये कई गैलेक्सी, बड़ी गैलेक्सियों का आपस में समूह है, बड़ी गैलेक्सियों का आपस में समूह है जिसे क्लस्टर कहा जाता है। और इस तरीके से 3 गैलेक्सी क्लस्टर जो है मिलकर सुपर क्लस्टर बना रहे हैं। जरूरी यहां पर 3 गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बना रहे हैं, हो सकता है कहीं पर 4 बना लें, कहीं पर 10 बना लें, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर जो सुपर क्लस्टर बन रहा है वो 3 गैलेक्सी क्लस्टर के मिलने से ही बन रहा है। आ रही बात समझ में? लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 3 गैलेक्सी क्लस्टर मिलेंगे तभी सुपर क्लस्टर बनेगा। आ रही बात समझ में? इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बार बताओ, पता नहीं किस हिसाब से बात करते हो, मतलब शर्म नहीं आ रही है अरविंद परमार तुम्हें? मतलब शर्म के मारे तुम्हें चुल्लू भर पानी में जो है वो डुबकी लगाने का मन नहीं हो रहा है कि कम से कम आ चुका हूं फिर से ये क्वेश्चन पूछ के तुम या तो मुझे
मतलब सही बता रहा हूं, मतलब दुख हो जाता है कि इतना मामला, ठीक है, क्या करोगे भाई, यहां से खाली है, जब 7 बार 8 बार, यार थोड़ा सोचो। मतलब को मैंने पूरा बताया कि गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी क्लस्टर्स क्या होते हैं, पहले भी बताया, ठीक है, फिर अभी भी बताया, फिर भी पता नहीं क्या किस उसमें पड़े हुए हो। अब बात करते हैं, अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसैट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसैट जो हमारा सैटेलाइट है ना, तो उससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नई गैलेक्सी की खोज की है, नई गैलेक्सी की खोज की है, और उसका नाम रखा है ऑड FS01, ठीक है, और ये गैलेक्सी का चित्र है, ये नई गैलेक्सी खोजी गई है, और इस गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है, ऑड FS01, ठीक है, ऑड FS01 नाम की गैलेक्सी को इसको रखा गया है, ठीक है, ऑड FS01। तो नोट कर लीजिएगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसैट के आंकड़ों की मदद से, एस्ट्रोसैट के आंकड़ों की मदद से एक नई गैलेक्सी की खोज की है, एक नई गैलेक्सी की खोज की है, जिसका नाम ऑड FS01 रखा है, ऑड FS01 रखा है, ऑड FS01 रखा है, ठीक है बच्चों। तो एक ये चीज है, नई गैलेक्सी की खोज की गई है। फिर से अगर गैलेक्सी ना पता हो तो बता दें, मन ना मानना हो तो गैलेक्सी बता ही दें कि भैया हमारे सूर्य जैसे अरबों खरबों तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है, नहीं तो फिर पूछ लो गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर। अब फिर उसके बाद आगे दिखाता हूं एक बड़ी मजेदार चीज, इंटरेस्ट से पढ़ो, बहुत मजा आएगा, बहुत ही नई नई चीजें हैं, कल से कितनी चीजें नहीं जान गए तुम लोग, ब्लैक होल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे कैसे होते हैं, कितना मजेदार बातें हैं ना। ये देखो एक बड़ी नई चीज तुमको दिखाता हूं, एक तारा होता है हमारे ब्रह्मांड में, कई जगह पाया जाता है, ये तारा अलग तरीके का होता है भाई, अलग तरीके का, मतलब अलग ही लेवल का तारा होता है, छोटा होता है साइज में, साइज में क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, लेकिन इसकी खास बात यह होती है कि इसके पास इतनी ग्रेविटी होती है कि अगर किसी बड़े तारे के बगल से गुजर जाए, किसी बड़े तारे के बगल से गुजर जाए, तो उसका सारा का सारा पदार्थ अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींचकर उसे खाकर खत्म कर देता है, और फिर आगे चुपचाप बढ़कर चला जाता है। तो इतना खतरनाक तारा है, ठीक है, और इस तारे को हम लोग नाम देते हैं ब्लू स्ट्रैगलर तारा। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लू स्ट्रैगलर तारा नाम देते हैं, ठीक है, तारा नाम, और इसे वैम्पायर तारा भी बोलते हैं, ठीक है, वैम्पायर स्टार या वैम्पायर तारे के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे वैम्पायर चमगादड़ होता है ना, किसी भी इंसान जानवर के गले पर चिपक कर उसका खून पीकर मार देता है, बड़े से बड़ा जानवर को मारकर खत्म कर देता है, वैसे ही एक रहस्यमयी तारा है, ठीक है, जिसे वैम्पायर स्टार या ब्लू स्ट्रैगलर स्टार कहते हैं, जो एक बड़े तारे की ऊर्जा को, बड़े तारे की पदार्थों को खाकर खत्म करके आगे बढ़ जाता है। तो सर क्या हुआ, कैसे कैसे पता चला, तो एस्ट्रोसैट जो हमारा सैटेलाइट है, उसने एक वैम्पायर स्टार, ब्लू स्ट्रैगलर स्टार को जो है एक बड़े तारे को खाते हुए देखा, ठीक है। तो ये एक बहुत जबरदस्त, सोचो ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी है, ठीक है, एक से एक चीजें मौजूद है, ठीक है। तो ये ना ब्लैक होल है ना न्यूट्रॉन तारा है, बल्कि एक अलग तरीके का तारा है, समझ में आ रही बात, ठीक है, ये किसी तारे की मृत्यु के बाद नहीं बना, बल्कि ये खुद एक तारा है, लेकिन इस तारे की खास बात यह है कि ये बड़े से बड़े तारों की ऊर्जा, बड़े से बड़े तारों का जो पदार्थ होता है वो खाकर खत्म कर देता है। तो नोट कर लीजिए, हमारे एस्ट्रोसैट ने एस्ट्रोसैट ने एक ब्लू स्ट्रैगलर तारे द्वारा, एक ब्लू स्ट्रैगलर अथवा वैम्पायर तारे द्वारा, एक ब्लू स्ट्रैगलर अथवा वैम्पायर तारे द्वारा एक बड़े तारे के द्रव्यमान को, एक बड़े तारे के द्रव्यमान को अपनी ओर खींचते, अपनी ओर खींचते, अपनी ओर खींचते खींचते हुए उसका चित्र लिया, उसका चित्र लिया, उसका चित्र लिया, ठीक है। तो हाँ, ये भूतिया तारा है, बिल्कुल बात क्लियर, वैम्पायर तारे तो खींचा। अभी ये दोबारा भी नोटिस किया गया है, ठीक है, ये अगस्त 2 2024 की न्यूज है, ठीक है, अगस्त 2 2024 की न्यूज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स डिस्कवर वैम्पायर स्टार दैट फीड्स ऑफ इट्स कंपेनियन स्टार, ठीक है। तो ये जो न्यूज है, ये अभी लेटेस्ट न्यूज है जो मैंने आप लोगों को लिखवाई, ठीक है, कि एक वैम्पायर स्टार के द्वारा इसे खाया गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक GRB गामा रेडियो बस्ट, ठीक है, गामा रेडियो बस्ट, GRB। तो अब GRB होता क्या है कि जब कोई भी आकाश गंगा होती है, जब कोई आकाश गंगा होती है, यानी कि जब कोई गैलेक्सी होती है, तो उसके गैलेक्सी के मध्य में कोई माना जाता है ब्लैक होल होता है, ये बात आपको पता है। तो इसी गैलेक्सी के मध्य में जो ब्लैक होल होता है, यह माना जाता है कि बीच बीच में इनमें से बहुत सारी ऊर्जा निकलती रहती है, मतलब ऊर्जा नहीं निकलती बल्कि गामा किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं। तो माना जाता है किसी भी गैलेक्सी के मध्य में, ठीक है, किसी ब्लैक होल की वजह से, न्यूट्रॉन तारे की वजह से, या किसी भी कारण से बीच बीच में बहुत हाई अमाउंट ऑफ गामा किरणें, बहुत अधिक मात्रा में गामा किरणें निकलती हैं, और इसे ही गामा रेडियो बस्ट कहा जाता है। तो ऐसे ही गामा रेडियो बस्ट को देखने का काम किसने किया, हमारे एस्ट्रोसैट ने किया, और उस गामा रेडियो बस्ट को नाम दिया गया GRB 231122b, ठीक है। तो क्या मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों कि गैलेक्सी के, हर गैलेक्सी के मध्य में कभी कभी एक घटना देखने को मिलती है, हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन कभी कभी एक घटना देखने को मिलती है जिसमें गैलेक्सी के मध्य में, ठीक है, मध्य में बहुत सारा गामा किरणें एक साथ ऐसे निकलती हैं। गामा किरणें याद है कल मैंने बताया था, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा जो तीव्रता होती है वो गामा किरणों की होती है। तो ये गामा किरणें एक साथ ऐसे बहुत तेजी से निकलती हैं और फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, एक तरीके से बस्ट होता है, उसे गामा रेडियो बस्ट कहते हैं। ऐसा ही एक गैलेक्सी के मध्य में गामा रेडियो बस्ट या गामा किरणों का पुंज निकलते हुए देखा हमारे एस्ट्रोसैट ने, जिसका नाम दिया गया GRB 231122b। तो नोट कर लीजिए बच्चों कि किसी गैलेक्सी के मध्य में किसी गैलेक्सी के मध्य में
गामा किरणों का पुंज निकलते हुए देखा जाता है। गामा किरणों का पुंज निकलते हुए देखा जाता है। गामा किरणों का पुंज निकलते हुए देखा जाता है। इस परिघटना को गामा किरणों का पुंज निकलते हुए देखा जाता है। इस परिघटना को गामा रेडियो बस्ट कहा जाता है। इस परिघटना को गामा रेडियो बस्ट कहा जाता है। इस परिघटना को गामा रेडियो बस्ट कहा जाता है। ऐसा ही गामा रेडियो बस्ट, ऐसा ही गामा रेडियो बस्ट जिसका नाम GRB 231122b था, ऐसा ही गामा रेडियो बस्ट जिसका नाम GRB 231122b रखा गया है, उसको देखने का कार्य या देखने का काम या उसे कह सकते हैं कि उसके आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य एस्ट्रोसैट ने किया। उसके आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य एस्ट्रोसैट ने किया। एस्ट्रोसैट ने किया उसके आंकड़े इकट्ठा करने का काम, ठीक है, एस्ट्रोसैट ने किया। ठीक है, तो ये भी आपने देखा। इसके अलावा बच्चों कुछ पौनी आकाशगंगाएं, ऐसी आकाशगंगाएं जिनका साइज जो है वो सामान्य आकाशगंगा या सामान्य गैलेक्सी से कम होता है। ठीक है, सामान्य आकाशगंगा या सामान्य गैलेक्सी से कम होता है, साइज उनका छोटा होता है। जैसे अमूमन जो है वो एक गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे पाए जाते हैं, तो कुछ गैलेक्सियां ऐसी होती हैं जिनमें खरबों गैलेक्सी तारे ना पाकर, अरबों खरबों तारे ना पाकर कुछ हजार कुछ लाख तारे पाए जाते हैं। ऐसी आकाशगंगा को हम बौनी आकाशगंगा बोलते हैं, छोटी आकाशगंगा बोलते हैं। तो ऐसी ही एक बौनी आकाशगंगा का चित्र उतारने का काम किसने किया? हमारे एस्ट्रोसैट ने किया, जिसका साइज नॉर्मल आकाशगंगा से कम होता है। तो नोट कर लीजिए कि एस्ट्रोसैट ने एक बौनी आकाशगंगा का चित्र लेने का कार्य किया। बौनी आकाशगंगा का चित्र लेने का कार्य किया जिसका आकार सामान्य आकाशगंगा से बहुत छोटा था। सामान्य आकाशगंगा से बहुत छोटा था। ठीक है, जो कि भारत ने अपना दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, दूसरा जो है खगोलीय उपग्रह भेजा है अभी हाल फिलहाल में, और इसे एक्सपोसैट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बच्चों? एक्सपोसैट नाम दिया गया है। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ये भारत का दूसरा जो है खगोलीय उपग्रह है। ठीक है, पहला तो 2015 में एस्ट्रोसैट के नाम से भेजा गया था। ये भारत का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भारत का दूसरा, ठीक है, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट या खगोलीय उपग्रह है। भारत का दूसरा खगोलीय उपग्रह है। ये भारत का दूसरा खगोलीय उपग्रह है जिसका नाम एक्सपोसैट है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। और इसको भेजा गया बच्चों, इसको भेजा गया 1 जनवरी 2024 को, यानी इसी साल भेजा गया। 1 जनवरी 2024 को भेजा गया। PSLV DL से भेजा गया। DL याद है आपको, मैंने बताया था PSLV का DL वर्जन, यानी कि जिसमें 2 क्या लगे हुए हैं? बूस्टर्स लगे हुए हैं। तो PSLV DL से भेजा गया। साथ ही साथ लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भूकक्षा में इसे भेजा गया 638 किलोमीटर की ऑर्बिट में। अब इसका सर काम क्या है? जो काम अभी तक एस्ट्रोसैट कर रहा था, अभी भी वो कर रहा है, लेकिन जो काम एस्ट्रोसैट कर रहा था वही काम एक्सपोसैट भी करेगा। लेकिन ये मुख्यतः उन ब्रह्मांड के उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा जो ज्यादा चमकीली हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली जो सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट हैं, चमकीले पिंड हैं, ऐसे पिंडों पर ये फोकस करेगा और उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों कि एक्सपोसैट ब्रह्मांड में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों का अध्ययन करेगा, जिसमें पल्सर है, ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन सितारे हैं, सुपरनोवा विस्फोट है। तो ये जो चीजें हम लोगों ने मतलब उसमें एस्ट्रोसैट के द्वारा देखी, अब एक्सपोसैट के द्वारा भी देखेंगे। ये और एडवांस है और ज्यादा हमें जानकारियां देगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों कि भारत का दूसरा खगोलीय उपग्रह जिसका नाम एक्सपोसैट है, ठीक है, जिसका नाम एक्सपोसैट है, को 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट है जिसको 1 जनवरी 2024 को PSLV DL की मदद से, PSLV DL रॉकेट की मदद से निम्न भूकक्षा में 638 किलोमीटर की दूरी पर प्रक्षेपित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों का अध्ययन करना होगा, जिसमें पल्सर, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सुपरनोवा इत्यादि शामिल होंगे। तो बच्चों एक्सपोसैट भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे एस्ट्रोसैट ब्रह्मांडीय घटनाओं की
का आंकड़े इकट्ठा कर रहा है, वैसे ही एक्सपोसैट भी करेगा और फाइनली जो है 50 सबसे चमकीले स्रोतों को यह अध्ययन करेगा और आंकड़े इकट्ठा करेगा और जानकारियां इकट्ठा करेगा। तो होप मेरे प्यारे बच्चों एक्सपोसैट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसने अभी काम करना शुरू किया है, तो अभी इसकी उपलब्धियां ऐसी नहीं है जो आपको बताई जा सके, बाकी जो है जब होंगी तो आपको जरूर बताई जाएंगी। अब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन को हम लोग देखेंगे, भारत के अंतरिक्ष मिशन में सबसे महत्वाकांक्षी मिशन इस वक्त हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है गगनयान मिशन। क्या नाम रखा गया है बच्चों? गगनयान मिशन। ठीक है, तो गगनयान मिशन की अगर बात की जाए तो भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बिल्कुल कलम रोक दीजिएगा, टाइपिंग रोक दीजिएगा, इसको समझिएगा, बाकी समझ जाएंगे तो मैं लिखवा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सुनिएगा, भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है जिसका नाम गगनयान मिशन है। और ये जो गगनयान मिशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये गगनयान मिशन जो है वो भारत में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स और भी कई ऑर्गेनाइजेशन और कई संस्थाएं और कई जो है वो संस्थाएं मिलकर इसको लॉन्च करने जा रही हैं। ठीक है, इसको लॉन्च करने जा रही हैं। तो कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल हैं? इसरो शामिल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल है, डीआरडीओ शामिल है, इंडियन एयरफोर्स शामिल है और भी कई अन्य संस्थाएं मिलकर इसको लॉन्च करेंगी। क्या एम है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, ठीक है, यात्रियों को पहली बार, ठीक है, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार कहां पर भेजना? पहली बार स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजना। तो इसका लक्ष्य क्या है? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार भारत अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। तो इसका लक्ष्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, अपने दम पर, अपने उस दम पर इस गगनयान के द्वारा भेजा जाएगा। इसमें जो बच्चों लॉन्च, इसमें जो मामला है, ठीक है, इसमें मामला जो है, ये जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, इसको भेजा जाएगा वो LVM-3 के द्वारा। किसके द्वारा? LVM-3 के द्वारा। और आपको पता है कि इसके लिए स्पेशल हमने जो है वो रॉकेट बनाया जिसका नाम HLVM-3 है, यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3 है। ठीक है, तो ये जो HLVM-3 है, जिसको पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था, इसकी मदद से बच्चों हम लोग इसको 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। अब ये जो 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे वो कहां होंगे? ठीक है, इस तरह ये रॉकेट है, इसको तो आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि ये HLVM-3 नाम का रॉकेट है। तो ये जो HLVM-3 नाम का रॉकेट है, इसके यहां पर टिप पर, यानी यहां पर एक जो है वो क्रू मॉड्यूल रखा जाएगा। क्रू मॉड्यूल का मतलब क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, इस तरीके का एक पूरा हमने सिस्टम बनाया है। ठीक है, इसको हम लोग कहां रखेंगे? हम लोग रखेंगे बच्चों, मजा आएगा सब जानकर आपको, इसको रखेंगे अपने HLVM-3 के यहां पर। तो यहां पर ये सारा का सारा जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को हम लोग यहां पर रख देंगे। और ये जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये जो क्रू मॉड्यूल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो क्रू मॉड्यूल दिखाई पड़ रहा है, ऊपर वाला भाग, यानी यहां से यहां तक का जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को हम भेजने जा रहे हैं, वो तीनों अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो यहीं पर बैठेंगे, यहीं पर जो है वो यहीं पर बैठेंगे। और इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रू मॉड्यूल के अंदर बैठाकर, ठीक है, बैठाकर इसमें थोड़ा ये टहल भी सकेंगे, इसे बैठे ही नहीं रहेंगे, थोड़ा टहल भी सकेंगे, एक्सपेरिमेंट भी कर सकेंगे, अध्ययन भी कर सकेंगे। तो ये सारे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को यहां पर इस क्रू मॉड्यूल में रखा जाएगा। साथ ही साथ ये सर्विस मॉड्यूल होगा, इसके अंदर एक तरीके का ये इंजन होगा। ठीक है, एक अलग प्रकार का इंजन होगा जो इनको अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाने में मदद करेगा। तो अंतरिक्ष में ऊपर भेजने के लिए तो हम रॉकेट का यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार अंतरिक्ष में पहुंच गए और वहां से वापस आना पड़ा, तो फिर से जिस इंजन का यूज किया जाएगा उसे सर्विस मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। और ये सर्विस मॉड्यूल किसके साथ अटैच होगा? ये क्रू मॉड्यूल के साथ अटैच होगा। क्रू मॉड्यूल कहां पर होगा? क्रू मॉड्यूल में क्या होगा? तो क्रू मॉड्यूल में हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों? तो इस क्रू मॉड्यूल को, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे, साथ ही साथ सर्विस मॉड्यूल को हम लोग क्या करेंगे? अपने HLVM-3 नाम के रॉकेट के अंदर यहां पर रखकर और इससे लॉन्च कर देंगे। इससे जब लॉन्च करेंगे, ठीक है, इससे जब लॉन्च करेंगे तो फाइनली ये लॉन्च होकर कहां पर चला जाएगा? ये जो हमारा HLVM-3 है, यानी ये रॉकेट है, इसको लेकर जाएगा, इस क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल को कहां पर? अंतरिक्ष में छोड़ देगा। अंतरिक्ष में कितनी दूरी पर छोड़ेगा? तो अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ देगा। जब 450 किलोमीटर की दूरी पर जब ये क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल छोड़ दिए जाएंगे, तो इसके बाद ये धरती का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। फिर 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5, 4 चक्कर, और ऐसे करते हुए 5 से 7 दिन ये चक्कर लगाता रहेगा। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल 5 से 7 दिन ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। उसके अंदर जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे वो अपना खाएंगे, पिएंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी बहुत कम होती है। तो ग्रेविटी कम में कैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उनको दिए जाएंगे कि ये करके आप देखिएगा। तो वहां पे बहुत सारे उसी क्रू मॉड्यूल में बैठकर, क्रू मॉड्यूल के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, क्रू मॉड्यूल के अंदर ही रहकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जब ये एक्सपेरिमेंट वगैरह 5 से 7 दिन में पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? इनकी स्पीड को कम किया जाएगा, इंजन की मदद से। फिर इंजन से वो जो आपका सर्विस मॉड्यूल था, जो इंजन था, वो इस क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। और फिर ये क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा। फिर इसमें पैराशूट ओपन हो जाएंगे। फिर इन पैराशूट की मदद से धीरे धीरे करके इनको समुद्र में उतार लिया जाएगा। समुद्र में जो है फिर शिप्स जाएंगी, ठीक है, जो नेवी की शिप्स होंगी वो जाएंगी और इस क्रू मॉड्यूल को अपने इसके ऊपर, शिप्स के ऊपर लेकर फिर वापस तट पर वापस आ जाएंगी और इसी शिप के अंदर हमारे अंतरिक्ष यात्री मौजूद होंगे। आ रही बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इसी तरीके से किया जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि HLVM-3 की मदद से हम क्या करेंगे? अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कहां पर? 5 से 7 दिन के लिए 400 पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में हम इन्हें डाल देंगे और ये 5 से 7 दिन वहां पर काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद इनको डीबूस्ट करके जब 5 से 7 दिन इनका काम पूरा हो जाएगा, तो ये क्रू मॉड्यूल को पैराशूट की मदद से समुद्र में उतार लिया जाएगा और फाइनली जो है हमारे एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो बच्चों प्लान बनाया गया है, ये पूरा का पूरा जो प्लान बनाया गया है, ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो गगनयान मिशन का है। ठीक है, गगनयान मिशन का है। अब इसमें जो अंतरिक्ष यात्री मेरे प्यारे बच्चों जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, उनमें से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन किया गया है। असल में ये 4 के चारों लोग जो हैं
वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलट्स हैं। इन 4 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें से एक है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, इसके बाद है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, फिर है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और फिर है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन 4 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन 3 ही लोगों को भेजा जाएगा। एक लोगों को स्पेयर में रखा जाता है, एक्स्ट्रा में रखा जाता है, जिससे कि मान लीजिए कि कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई भी ऐसी गड़बड़ होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो बाहर जाएगा, मतलब जो नहीं जाएगा, उसके स्थान पे जो चौथा इंसान उसकी जगह ले सके। तो 4 लोगों को ट्रेन किया गया है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 लोग जाएंगे, ठीक है। और एक मजेदार बात और बता दूं कि इन 4 में से 3 लोग अंतरिक्ष में जाएंगे गगनयान मिशन के थ्रू, लेकिन इनके साथ एक और चीज जाएगी, और वो है हमारा जो है एक रोबोट भी जाएगा, और वो रोबोट जाएगा, और ये उस रोबोट का नाम होगा व्योम मित्रा। तो ये जो महिला रोबोट, महिला तो नहीं जाएगी इसमें, लेकिन महिला जो है रोबोट जरूर जाएगी, और ये है महिला रोबोट जिसका नाम क्या है बच्चों, व्योम मित्रा। इसको क्या नाम दिया गया है, व्योम मित्रा। तो कुल मिलाकर प्लान ये है कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे, मानव अंतरिक्ष यात्रियों को, और एक व्योम मित्रा नाम का रोबोट भेजा जाएगा इस अंतरिक्ष मिशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो आप रोबोट देख रहे हैं, ये रोबोट जिसका नाम व्योम मित्रा है, इसको हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा जाने वाला है, ठीक है। अभी तक जो इसके टोटल कॉस्ट आई है 19,000 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए का बजट है। जरा सोचिए, पहले 10,000 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, तो लगभग 19,000 करोड़ की मदद से इसको भेजा जाएगा। अगर बच्चों ये पूरी तरह से सफल हो जाता है, तो हम भविष्य में जो है अपना एक परमानेंट रहने की जगह जो है वो अंतरिक्ष में बना पाएंगे, और वो परमानेंट रहने की जगह जो है भारतीय स्पेस स्टेशन के नाम से जानी जाएगी। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें गगनयान मिशन क्या है, गगनयान मिशन में क्या किया जाएगा, गगनयान मिशन कितनी ऊंचाई पर जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा, कौन कौन जाएगा, ठीक है, उसके साथ में कौन सा रोबोट जाएगा। ये सारी बातें मुझे लगता है 101% आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर हो गई बच्चों। राज लक्ष्मी सिन्हा, तुम गलत, तुम्हें जानकारी है, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना गुप्ता, बहुत बढ़िया। चलिए अब लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कि गगनयान मिशन, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी कलम चलाइए, लिखिएगा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी भारत का एक महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों और एक रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा, एक रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा को निम्न भूकक्षा में लगभग 400 से 450 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की दूरी पर 5 से 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा भेजा जाएगा भेजा जाएगा भेजा जाएगा भेजा जाएगा। इसका प्रक्षेपण HLVM-3 नाम के रॉकेट से किए जाने की संभावना है। HLVM-3 नाम के रॉकेट से किए जाने की संभावना है। यह मिशन इसरो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसे कहा गया है, इसरो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO भारतीय वायुसेना इत्यादि के प्रयासों से पूर्ण किया जाएगा। यह पैराग्राफ चेंज करके यह अंतरिक्ष मिशन यदि सफल होता है तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद अपनी क्षमता से मानव अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं, जिन्होंने खुद अपनी क्षमता से
मानव अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं, जिन्होंने अपनी खुद की क्षमता से मानव अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं। वर्तमान में ऐसा करने वाले केवल 3 देश हैं, केवल 3 देश हैं, केवल 3 देश हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और चाइना और चीन, अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। यह मिशन, अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। यह मिशन 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसका टोटल बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। करोड़ रुपए का हो चुका है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यदि यह मिशन सफल हो जाता है, यदि यह मिशन सफल हो जाता है, तो इसकी सफलता के आधार पर, यदि यह मिशन सफल हो जाता है तो इसकी सफलता के आधार पर, इसकी सफलता के आधार पर, सफलता के आधार पर भारत एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करेगा। भारत स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें नोट कर ली। ठीक है, अब इसमें एक और चीज, मजेदार चीज आपको बताता हूं कि ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी हैं। ठीक है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी हैं, जिनको आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे कम उम्र के हैं, आपको इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सबसे कम उम्र के हैं ये, इस पूरे जो ग्रुप जा रहा है इसमें सबसे कम उम्र के हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। और इनको जो है वो एक स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए इनको अभी अमेरिका भेजा गया। 1 महीने पहले ये अमेरिका गए हैं, नासा गए हैं। और ये अगले महीने ये अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी के लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परमानेंट, अमेरिका और रशिया सारे देशों ने मिलकर बनाई है, भारत उसमें शामिल नहीं है। तो अमेरिका, रशिया, इन सब देशों का बनाया हुआ एक परमानेंट रहने की जगह है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं। तो वहां पर अगले महीने इनको भेजा जाएगा। ठीक है, अमेरिका, नासा जो स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, क्रू मॉड्यूल, तो उससे इनको भेजा जाएगा। ये 5 से 7 दिन, 1 हफ्ते बाद जो है वहां रहेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। फिर उसके बाद वापस पृथ्वी पर आएंगे। तो इससे जो इनको एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हफ्ते भर 10 दिन बिताने का, उस एक्सपीरियंस का यूज ये फ्यूचर में हमारे जो गगनयान मिशन है उसमें कर सकेंगे। तो अगले महीने ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबब्ली ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा की मदद से लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, फिर वहां से वापस जब लौटेंगे तो अपने एक्सपीरियंस का यूज यहां पर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर? कौन है ये अंबिया कौन है? ये सब बातें करते रहते हैं। आप मित्रा भारतीय रोबोट है। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिए कि विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला अगले महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर नासा की मदद से भेजे जाने की संभावना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने की संभावना है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने की संभावना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या बताया कि अगर ये मिशन सफल हो जाता है, अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत अपना एक परमानेंट रहने की जगह बना लेगा, जिसे क्या बोला जाएगा? भारतीय स्पेस स्टेशन। भारतीय स्पेस स्टेशन बोला जाएगा। और ये जो भारतीय स्पेस स्टेशन है, ठीक है, ये जो भारतीय स्पेस स्टेशन है बच्चों, ये जो है 2031 तक बनने की संभावना है। ठीक है, जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्री स्थायी रूप से, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री स्थायी रूप से इस स्पेस स्टेशन पे रह सकेंगे। तो लिख लीजिए इसको, इसके बारे में भी लिख लीजिए, भारतीय स्पेस स्टेशन या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2031 तक बनने की संभावना है। लेकिन ये सब किस पर डिपेंड करेगा? ये सब डिपेंड करेगा किस पर? हमारे गगनयान मिशन की सफलता पर। अगर गगनयान मिशन सफल हो गया तो 2031 तक हमारा भारतीय स्पेस स्टेशन बनेगा, जहां पर 6 अंतरिक्ष यात्री स्थायी रूप से, ठीक है, स्थायी रूप से यहां पर रह सकेंगे। ठीक है, ये हमेशा पृथ्वी के 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा और यहां पे हमारे अंतरिक्ष यात्री परमानेंट जाकर रह सकेंगे। ठीक है, यहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो ये वो वापस आ जाएंगे, दूसरे लोग जाएंगे वहां पर रहकर अपना काम कर सकेंगे। तो हम एक परमानेंट रहने की जगह बना रहे हैं अंतरिक्ष में, जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन कहा जा रहा है। 6 अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की स्थायी रूप से रहने की जगह होगी, जो 2031 तक बनकर तैयार होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, बिल्कुल बात क्लियर? नोट कर लिया बच्चों इसको वैसे मैंने नोट करा दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए इतना कि 6 अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की स्थायी रूप से जगह होगी, 2031 तक बनेगा। पृथ्वी की सतह से 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह होगा। ठीक है, खाना वाना लेकर जाएंगे प्रदीप भाई,
परेशान मत हो, तुमको खाने की टेंशन पड़ी हुई है। यहाँ पे लोग अंतरिक्ष में जाके पता नहीं क्या क्या करने की सोच रहे हैं, तुम्हारा खाना जरूरी है, ठीक है। अरे खाने होने का इंतजाम रहेगा भाई, ऐसा बात नहीं है, खाने का भी रहेगा, पीने का भी रहेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा ही अंतरिक्ष स्टेशन क्या और किसी के पास है सर? हाँ बच्चों है, ठीक है। एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये मौजूद है हमारे पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जगह मौजूद है, और इसे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहते हैं बच्चों। और ये बनाया है हमारे अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा रूस ने मिलकर बनाया है, इसके अलावा कनाडा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान, इन लोगों ने मिलकर एक परमानेंट रहने की जगह बनाई है जो अभी भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। यहाँ पर 6 अंतरिक्ष यात्री हमेशा मौजूद रहते हैं। यहीं पर कल्पना चावला गई थी, यहीं पर जो है वो अभी सुनीता विलियम्स गई हैं, ठीक है, और यहीं पर हमारे शुभांशु शुक्ला जाएंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो पृथ्वी की सतह से 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्थायी रहने की जगह है जो अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के द्वारा बनाई गई है। मुख्यतः अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान ने इसको बनाया है। तो ये अभी मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और ये मौजूद है, ऑलरेडी यहाँ वहां पर लोग रहते हैं, जाते हैं, ठीक है। संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि पृथ्वी की सतह से 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां पर 6 अंतरिक्ष यात्री स्थायी रूप से, कम से कम 6 अंतरिक्ष यात्री स्थायी रूप से रह सकते हैं। हाँ, वापस नहीं, वापस आ रही थी लेकिन उनके साथ घटना घट गई, ठीक है, कल्पना चावला। नहीं, बाकी के कंट्री का मिशन फेल भी होता है, पास भी होता है, ठीक है। हाँ, भारत अकेला बनाएगा, भारत किसी दूसरे की मदद नहीं लेगा, भारत अपना जो स्पेस स्टेशन बनाएगा बच्चों वो अकेला बनाएगा। तो सर कोई और भी देश के पास ऐसा परमानेंट स्थायी रूप से रहने की जगह है? हाँ, एक और देश है, कौन? चाइना। तो चीन का भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन है जहां पर जो है वो 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये उसका अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग। क्या नाम है बच्चों? तियांगोंग। तो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन परमानेंट जो है वो रहने की जगह, ठीक है, चीन के पास भी है जिसका नाम तियांगोंग है। तो कुल मिलाकर अभी 2 अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद हैं, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको कई देशों ने मिलकर बनाया है, चाइना का स्पेस स्टेशन तियांगोंग, और अब भारत भविष्य में अगर सब कुछ सही रहा तो बनाएगा, रूस अपना अलग से बना रहा है। तो ये सब काम चल रहे हैं, लेकिन अभी 2 हैं, एक चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगोंग और एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें भी 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोग रहते हैं और परमानेंट जो है वहां पर निवास करते हैं, ठीक है, चाइना के लोग, और दूसरे देश के लोग यहां नहीं जाते हैं, ठीक है बच्चों। नहीं, नॉर्मल लोग नहीं जा सकेंगे, अंतरिक्ष यात्री ही जा सकेंगे, ठीक है। और ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों यहाँ ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, आज जितनी चीजें देखी बिल्कुल क्लियर, जल्दी बताइए। रशिया जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में साथ में तो है ना भाई अजीत भाई, रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में साथ में है, वो अपना अलग बनाएगा। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, मजा आया सारी चीजें जानकर? अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे, मजा आएगा, ठीक है। आनंद ले रहे हैं क्लास का आप लोग? हाँ, ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो घूमता रहता है। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।